Hello and welcome to Achievers High. Dear children, today we are going to talk about Bloom's taxonomy which was given by Benjamin Bloom in 1956. ये जो टैक्सोनॉमी है ये लर्निंग के डोमेन्स की बात करती है और किस तरह से लर्निंग होती है उसको डिफाइन करती है। इस कॉन्सेप्ट को 1956 में पहली बार दिया गया था, लेकिन इसको 2001 में रिवाइज भी किया गया था। रिवीजन के बाद जिसमें चेंजेस आए उनकी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। इट टॉक्स अबाउट द डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अगर हम इससे भी पहले ये बात करें कि लर्निंग क्या होती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लर्निंग इज सिंपली एक्वायरिंग समथिंग न्यू नॉलेज। जब हम कुछ नया गेन करते हैं, जब कुछ नया अचीव करते हैं तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। आप कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है और लर्निंग को हम डिफरेंट वेज में देखते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया तो आपको मालूम चला कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसे स्टडी होता है, दुनिया में साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। एक नॉलेज आपको मिली, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हुआ, चीजों को समझने लगा, तो इस तरीके से आपको लर्निंग होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद अगर आप कोई न्यू स्किल सीखते हैं, मान लीजिए आपने ड्राइविंग सीखने का डिसाइड किया, तो जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आप बैलेंस कितना बेटर कर सकते हैं, चीजों को कितना अच्छा वर्किंग मोड पे ला सकते हैं। तो आपके जो मोटर स्किल्स हैं वो और शार्प होते हैं। जब आपके मोटर स्किल्स शार्प होते हैं तो एक और नई लर्निंग होती है। इसके अलावा हम इमोशनल लेवल पर भी बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको किसी भी तरीके का डिच किया, तब आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी पर्सन पर किस हद तक ट्रस्ट करना चाहिए। इस तरीके से आप इमोशनल लेवल पे लर्निंग करते हैं। तो लर्निंग के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जो इन जनरल भी हम देखते हैं, लेकिन वो डोमेन्स वर्क कैसे करते हैं, उनके एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे उनकी प्रोसेसिंग होती है, इन चीजों को प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया थ्रू द डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जिसे हम बोलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। तो लर्निंग को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया, किसी चीज को आप नॉलेज बेस्ड समझते हैं, फिजिकल लेवल पे समझते हैं या फिर इमोशनल लेवल पे समझते हैं। यही तीन ब्लूम ने अपने डोमेन्स में डिफाइन किए, जिनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये तीनों ही वर्ड्स आपने पहले सुने हुए हैं साइकोलॉजी में। आप जानते हैं कि कॉग्निटिव क्या होता है। कॉग्निटिव जो वर्ड है वो कॉग्निशन से निकला है और कॉग्निशन इज बेसिकली ऑल अबाउट द ब्रेन, द फंक्शनिंग ऑफ माइंड। अगर हम कॉग्निशन की बात करें तो ये हमारे इस पार्ट की बात करता है कि जो चीजें हमारे ब्रेन से निकलती हैं, जिन चीजों की हमारी ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, जैसे थिंकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, चीजों को अंडरस्टैंड करना, ये सब कुछ कॉग्निशन में आता है। उसके बाद अफेक्टिव। अफेक्टिव जो वर्ड है वो अफेक्शन से बना है। अफेक्शन मीन्स इमोशनल पार्ट। इमोशनल लेवल पर जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें लर्निंग होती है और उसको हम बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। देन कम्स साइकोमोटर। साइकोमोटर का मीनिंग क्या होता है? मोटर इज लाइक दैट वर्क समथिंग। जब हमारी बॉडी साइकोलॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करके मोटर में आती है, यानी फंक्शनिंग में आती है, जब हमारे जहां पर फिजिकल स्किल आ जाते हैं, उसको हम साइकोमोटर कहते हैं। गांधी जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन में, बेसिक कंसेप्ट में इन तीनों ही चीजों को 3H का नाम दिया था। 3H मीन्स व्हाट? 3H यानी कॉग्निटिव। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कॉग्निटिव वाला पार्ट कहां से अराइज होता है? हमारे हेड से। तो इसको ये दूसरा टर्म भी देते हैं जिसे ये कहते हैं हेड। देन अफेक्टिव, जैसे कि आपको मैंने अभी ये भी बताया कि जो अफेक्टिव है वो कहां से अराइज हो रहा है? हमारे हार्ट से। तो जो सेकंड H है दैट स्टैंड्स फॉर हार्ट, क्योंकि ये इमोशनल लेवल पे बात करता है कि जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो भी हमें बहुत सारी लर्निंग कराते हैं। देन साइकोमोटर। साइकोमोटर स्टैंड्स फॉर द थर्ड H। थर्ड H क्या होगा? इसको हम कहेंगे HAND, हैंड। साइकोमोटर का जो थर्ड H है वो हैंड को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वर्किंग, फंक्शनैलिटी, राइट, मोटर स्किल्स, इसकी बात करता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो डोमेन्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जो भी चीजें होती हैं, जब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है कॉग्निटिव किसी भी लेवल पर, तो वो सारे स्टेप्स जो है वो एक हायरार्की में चलते हैं। आप सभी जानते हैं हायरार्की क्या होती है, पहले भी आपने पढ़ा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस। ये जो हायरार्की आपने पहले भी देखी है ना, कि कोई भी चीज जो बॉटम लेवल पर आती है, उसके बाद उसके ऊपर लेवल, बेसिक लेवल हो जाता है, फिर उससे ऊपर का लेवल, धीरे धीरे चीजें जो है वो टॉप लेवल तक जाती हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि ये जो नॉलेज है ये बॉटम लेवल का है, सबसे सिंपलर लेवल का है, और जो इवैल्यूएशन है वो टॉप लेवल का है। इस तरीके से हायरार्की में हम समझेंगे। इस तरह से लिखने का भी एक रीजन है जो मैं आपको भी समझाऊंगी और क्यों मैंने इस तरह से नहीं लिखा है। तो
हायरार्की में चलती हैं वो सिंपलर लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाती है। और ये चीजें आप अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी जगह देखते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जामिनेशन का पैटर्न। हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, हर साल एग्जाम्स देकर ही आप आगे नेक्स्ट क्लास में आते हैं। एग्जामिनेशन में क्या होता है, कभी आपने क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो लेसर मार्क्स का भी होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस, और लेवल में भी इजी होता है। क्यों एमसीक्यूज ही पहले रखे जाते हैं, क्यों लॉन्ग क्वेश्चंस पहले नहीं रखे जाते, या क्यों ये पेपर मिसलेनियस नहीं होता कि पहले 4 मार्क का क्वेश्चन, फिर 10 मार्क का क्वेश्चन, फिर 1 फिलअप, फिर 1 ट्रू फॉल्स, उसके बाद कुछ और इस तरीके से क्यों नहीं होता? आपको लगता है कि एक ऑर्डर्ड वे है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हायरार्की कि चीजें सिंपलर लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाती हैं। आप अपने सिलेबस को भी देख सकते हैं। जो पहला चैप्टर होता है दैट इज ऑलवेज द इजीएस्ट, दैट इज ऑलवेज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, एंड देन व्हेन यू कीप ऑन गोइंग तो चीजें जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती चली जाती है। और ये भी होता है कि कनेक्टिविटी भी होती है। हायरार्की में हम कनेक्टिविटी भी देखते हैं कि जैसे हम अब जिस लेवल पर हम पहुंचते हैं उससे पहले वाले लेवल को हम अचीव कर चुके होते हैं। अगर आप चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 1 2 3 पढ़ चुके हैं, तभी आप चैप्टर 4 पर आते हैं। तो खैर ये तो हायरार्की का कंसेप्ट हो गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, और आप भी बहुत सारी चीजों में इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बात करते हैं कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग में जो कॉग्निटिव वाला एस्पेक्ट होता है, इसमें जो सबसे बॉटम लेवल की चीज होती है वो होती है नॉलेज। किसी भी चीज को, कोई भी चीज हमारी लर्निंग का जब पार्ट बनती है तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन की तरह हमारे पास आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चला कि ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसके अंदर 3 डोमेन्स है, बस अब अभी आपको इतनी ही नॉलेज है, अभी आप नहीं जानते कि ये अंदर चीजें जो है वो क्या है। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है नॉलेज। देन उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन स्टैंड्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये एक्शन वर्ड्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे नॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, इन्फॉर्मेशन कितनी सिंपल या कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से हमको मिल रही है, किस मीडियम से हम ले रहे हैं, तो सब कुछ एवरीथिंग दैट इज वुड बी अ पार्ट ऑफ नॉलेज। सिमिलर गोज फॉर कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। जब हमें कोई नॉलेज मिलती है उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, हमेशा ये नेक्स्ट लेवल ही होगा। और जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली आप नॉलेज को अचीव कर चुके होंगे। इसीलिए मैंने बोला कि हायरार्की में क्या होता है, आप पहले ऑर्डर को अचीव करने के बाद ही नेक्स्ट ऑर्डर पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पर। जो नॉलेज आपने रिसीव करी, जो कुछ भी आपने लर्न करा, उसके बाद उस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसे यूज करना होगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं, है ना। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपसे कोई पूछ लेगा तो आप उसे बता पाएंगे। तो एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि आपने जो भी नॉलेज को अंडरस्टैंड किया उसको क्या आप कहीं पर यूज कर पा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। देन कम्स एनालिसिस। आप एनालाइज करते हैं कि जो मैंने यूज करा वो मैं कितना सही कर पाया, क्या उसमें गलतियां हुई, क्या चीजें थी जिनकी मुझे वर्किंग की और जरूरत है। एनालाइज करना तो इस जनरल थिंग आप जानते हैं कि किसी चीज को एनालाइज करना मतलब उसके सही गलत पार्ट को निकालना। तो बेसिकली एनालाइज करने में हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं कि ये सही था, इसमें से इतना सही था, ये गलत था, या इतना मुझे ऐसा करना चाहिए था। जो भी है वो हमारा तरीका होता है एनालाइज करने का, कि कोई भी नॉलेज, कोई भी लर्निंग जब हमें होती है तो वो इस स्टेप पर भी पहुंचती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ देना। अब हमने जो कुछ भी गड़बड़ करी है, जो कुछ चीजें हमारी लर्निंग में फिट नहीं हुई है, जो चीजें हमें नहीं आई, उन्हें वापस कैसे गेन करना है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस का प्रोसेस तब होता है जब हम लर्निंग के प्रोसेस में सीखने के बाद चीजों को एप्लीकेशन करने के बाद और ये जानने के बाद कि क्या चीजें जो थी वो सही नहीं थी, उनको रिकलेक्ट करते हैं, रिकलेक्शन कह सकते हैं, दैट इज सिंथेसिस। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। लास्ट स्टेप होता है, जो भी हमने लर्निंग करी है उसको हम फाइनली इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका लास्ट स्टेप होता है। अब हमने बात की थी कि 1956 के बाद 2001 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी। तो रिवीजन के बाद क्या हुआ था, ये जो इवैल्यूएशन है ये बन गया था ये वाला स्टेप, और सिंथेसिस इसके बाद आ गया था। बाद का मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन ये इवैल्यूएशन जो है वो 5th लेवल पर, 5th हायरार्की में 5th स्केल पर आया, और सिंथेसिस सबसे ऊपर चला गया। तो ये इंटरचेंज हो गए, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हुए थे कि ये जो अभी नाउन की तरह से लिए जाते थे फिर वो वर्ब की तरह से लिए जाने लगे। जैसे कि नॉलेज को रिमेम्बरिंग कहा गया, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा चेंज किया गया। नॉलेज इज सिंपली नॉलेज, बट नाउन एज एन वर्ब लिया गया, रिमेम्बर, टू रिमेम्बर समथिंग।
तो ये सारे पार्ट्स हो गए कॉग्निटिव लेवल के, कि कोई भी चीज़ जो हमारे ब्रेन में फंक्शनिंग करती है, जो हमें लर्निंग होती है, तो कॉग्निटिव लेवल पर वो इन स्टेप से होकर गुजरती है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे लर्निंग का जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं अफेक्टिव पर। अफेक्टिव क्या होता है? हमने बोला अफेक्शन से वर्ड बना है, मीन्स इमोशनल लेवल पर चीज़ें कैसे प्रोसेस करती हैं। तो ब्लूम ये कहते हैं कि जो चीज़ों को हम बाय हार्ट लर्न करते हैं उनमें ये कुछ स्टेप्स हैं जो आते हैं। इन स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अगेन जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं वैसे ही हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इस चीज़ में भी यही चीज़ होती है कि इमोशनल लेवल पर जब हम कुछ भी अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके लिए पहले हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, जो भी बात है, ठीक। उसके बाद उस पर हम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि इंटरनल होता है। हम यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जो रिस्पॉन्ड होता है वो इंटरनल होता है, मतलब अंदर ही हम उन चीज़ों को कह सकते हैं कि सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें कितनी सही थी या गलत थी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका फ्रेंड आपको डिच करता है या कोई भी लर्निंग आपकी इस तरह से होती है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे, तो उस लर्निंग में आप ये ज़रूर सोचते हैं कि ये चीज़ कितनी सही थी या गलत थी। जब वो चीज़ आपके साथ हो जाती है उसके बाद आप उसको एक वैल्यू देते हैं कि वो कहाँ तक सही है। जब आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं जो इंटरनल होता है, आपका माइंड रिस्पॉन्डिंग के केस में आपका माइंड प्रोसेस से गुजर रहा होता है, और वैल्यूइंग के केस में आपका माइंड उस चीज़ की वर्थ कैलकुलेट कर रहा होता है कि वो वाकई इतनी, ये वाकई मुझे लर्न करने वाली चीज़ है या ये जो चीज़ है इसकी क्या वर्थ होती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब आप जब उसको वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये चीज़ मुझे अपने माइंड में रखनी है और ये चीज़ मुझे नहीं रखनी है, जब आप उसकी एक वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं, अब आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में फिक्स करते हैं। मीन्स इमोशनल लेवल पे जो लर्निंग हो रही होती है उसमें जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उनकी वैल्यू निकालने के बाद हम उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने माइंड में अरेंज करते हैं, और इसीलिए हम कोई भी इमोशनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग इज द लास्ट स्टेप जो जिसके थ्रू हम उस इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट में हम उस इमोशन को रिफ्लेक्ट भी तो करेंगे, तभी तो हमारी लर्निंग होगी। कंप्लीट तो तभी कहलाएगी ना जब वो लर्निंग हमारे बिहेवियर में दिखाई देगी किसी भी स्टेप में। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अफेक्टिव डोमेन में हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो यही कहता है कि उस इमोशनल लर्निंग को हम फाइनली अचीव कर चुके होते हैं, हम सीख चुके होते हैं। ये हो गया डोमेन ऑफ लर्निंग ऑन द अफेक्टिव पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज साइकोमोटर। इट टॉक्स अबाउट द हैंड। हैंड मतलब फंक्शनैलिटी, किस तरीके से हमारे मोटर स्किल्स वर्क करते हैं। सबसे पहला स्टेप है परसेप्शन। जैसे कि कॉग्निटिव में नॉलेज था, अफेक्टिव में रिसीविंग था, उसी तरीके से साइकोमोटर में ब्लूम कहते हैं कि परसेप्शन इज द फर्स्ट स्टेप। आप किसी भी स्किल को लर्न करना चाहते हैं, कोई भी मोटर स्किल आप अचीव करना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए परसेप्शन आप फॉर्म करते हैं, जो कि पहला स्टेप है, विच मे नॉट बी विजिबल फिजिकली। ये जरूरी नहीं है कि साइकोमोटर है तो आपको पहले स्टेप से ही आप उन चीजों को वर्किंग में हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि वो आपके साइकोमोटर में आने के लिए, देखिए साइकोमोटर वर्ड क्यों है पहले यही समझ लीजिए ना, क्योंकि साइको है मीन्स कुछ चीजें आपकी पहले साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी चलेंगी तब वो चीजें उसमें आएंगी। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या आप पहले ही दिन ड्राइविंग में कार लेके निकल जाते हैं? नहीं निकलते ना। आप पहले अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ों को कि क्या हमें कौन सा गियर डालना है, कैसे जो है बैलेंस होगी गाड़ी, कैसे चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है। वो चीज़ें भी शुरू में आती हैं जो कि आपके स्किल का ही पार्ट होती हैं। कोई आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने कार चलानी तब सीखी थी जब मैंने कार ली थी और मैं सीधे निकल गया था, हाईवे पे चला गया था। ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि डे 1 पे मुझे मेरे ड्राइवर ने सारी चीज़ों को बताया कि कैसे हम कहाँ पे बैठेंगे, क्या चीज़ हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो वो भी साइकोमोटर का पार्ट हो गया। और ये जो साइको वर्ड है वो यही बताने की कोशिश करता है कि कैसे चीज़ें साइकोलॉजिकली भी कनेक्टेड होती हैं तभी वो फिजिकली हो पाती हैं। तो सबसे पहला परसेप्शन हो गया, मीन्स वी आर रिसीविंग सम इन्फॉर्मेशन इन आवर माइंड एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोसेस इट। परसीव करने के बाद उस चीज़ को हमें पोर्ट्रे भी करना है। सेट, वी आर सेटिंग आवरसेल्फ टू इट। सेकेंड स्टेप में हमारे जो मोटर एबिलिटीज होते हैं वो लर्निंग का जो फेज होता है हमें सेट करते हैं, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। गाइडेड रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है जिसे हम यहाँ पे गाइडिंग रिस्पॉन्स या गाइडेड रिस्पॉन्स इन्होंने कहा है अपने स्टेप में। और वो ये कहते हैं कि हम एक गाइडेड रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। आगे की तरफ मतलब उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो पाते हैं। देन कम्स मैकेनिज्म, हमारी बॉडी किसी काम को करने के लिए कितनी प्रिपेयर है, ये उसकी मैकेनिज्म हो गई, मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी अगेन। तो हमारी बॉडी का प्रिपेयर होना भी
एक मैकेनिज्म होता है कि हमारा जो दिमाग है और जो हमारा बॉडी है दोनों कोऑर्डिनेशन में आते हैं, एक मैकेनिज्म को फॉर्म करते हैं, तभी तो हम आगे जाके उस एक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। देन कम्स कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्सेज। आप जानते होंगे कि ओवर्ट एंड कोवर्ट दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। कोवर्ट रिस्पॉन्स वो होते हैं जो इंटरनल होते हैं, जो यहाँ पर हम कर रहे थे, दैट वाज द कोवर्ट रिस्पॉन्स। लेकिन ओवर्ट रिस्पॉन्स में हमारी चीजें बाहर दिखने लगती हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन जो भी ऐसा बिहेव करता है जिसे आप नोटिस कर सकते हैं, वो बिहेवियर कहलाता है ओवर्ट बिहेवियर। लेकिन हम अंदर से कुछ सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, मन में कुछ गलत बात है, तो वो हमारा जो बिहेवियर हो गया वो कोवर्ट बिहेवियर हो गया, वो दिखेगा नहीं। लेकिन हम किसी पर्सन को के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है फिजिकली, वो ओवर्ट बिहेवियर होता है। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्सेज। अब हमारी बॉडी जो होती है, हमारा हैंड्स या हमारे लेग्स या हमारे मोटर, जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, वो रिस्पॉन्स में आनी शुरू होती है और यहाँ पर हमारी लर्निंग काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी होती है। देन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम उस सिचुएशन को के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, उस सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं जिस चीज़ को हम करना सीख रहे थे। जैसे कि अगेन मैं वही एग्जाम्पल लूंगी जो हम इसमें पूरे में समझ रहे हैं कि कार ड्राइव करना, ठीक है। तो कार ड्राइव करने में हम क्या कर रहे हैं, हम उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गए, हमारी बॉडी को अब मालूम है कि कैसे वो चीज़ें हम कर सकते हैं। देन कम्स ओरिजिनेशन। अब हमारा जब हम कार चलाना सीख गए तो हो सकता है हम फ्यूचर में ट्रक भी चला लें या सिमिलर चीज़ों को हम कर पाएँ, जनरलाइजेशन हम कर पाएँ। वो हम, इसका मतलब क्या हो गया, अब हम कुछ ओरिजिनेट करने की कंडीशन में हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उसी काम को और बेटर तरीके से करने की कंडीशन में है। तो ये हो गया ओरिजिनेशन। तो इस तरीके से हमने लर्निंग के 3 डोमेन्स को समझा और बेसिक बात यही है जो हमें वापस से दोबारा समझनी है कि एक हायरार्किकल फॉर्म में चलते हैं, यानी कि सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स एंड देन सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पर सबसे नीचे आपको नजर आ रहे हैं वो हायरार्की में सबसे टॉप पर होंगे और जो यहाँ पर आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं वो हायरार्की में सबसे नीचे सिंपलर लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है इसमें किसी भी टॉपिक में से, देन प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, आस्क मी, आई विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग यू। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है देन प्लीज लाइक द वीडियो, इट वाज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।